नमस्कार। आज हमारे सामने भारत के कृषि संस्थानों से जुड़े कुछ नोट्स और मैप्स का एक पूरा स्टैक है। जी हाँ, और पहली नज़र में ये सिर्फ नामों और जगहों की एक लंबी लिस्ट लग सकती है। बिल्कुल, और बीपीएससी जैसी परीक्षाओं के लिए इसे याद करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन आज हमारा मिशन इस लिस्ट में जान डालना है। मतलब इसे एक कहानी की तरह समझना है। हाँ, कि ये संस्थान कहाँ हैं, क्यों हैं और भारत की खेतीबाड़ी में इनका असली किरदार क्या है। बिल्कुल सही। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये वो पते हैं जहां भारत की खाद्य सुरक्षा का एक तरह से भविष्य तय होता है। आज हम सिर्फ रटने पर नहीं बल्कि समझने पर ध्यान देंगे। और शायद ये भी देखेंगे कि कुछ के नाम और पते हाल ही में बदले हैं। हाँ, वो सबसे जरूरी है। हम देखेंगे कि कैसे कुछ संस्थान भूगोल के हिसाब से बने हैं, कुछ खास फसलों के चैंपियन हैं, और हाँ, जिनके नाम बदले हैं वो परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस पहेली के टुकड़ों को जोड़ना शुरू करते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत कहाँ से करें? मुझे लगता है किसी भी मजबूत इमारत की तरह यहाँ भी नींव से शुरू करना चाहिए। हमारे नोट्स में डीम्ड यूनिवर्सिटीज का जिक्र है, जिन्हें शिक्षा के स्तंभ कहा गया है। बहुत सही सवाल। ये क्या है और बाकी संस्थानों से अलग कैसे हैं? देखिए, डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलना एक बड़ी बात है। इसका मतलब है कि ये संस्थान सिर्फ रिसर्च ही नहीं करते, बल्कि ये अपने क्षेत्र में इतने माहिर हैं कि सरकार ने इन्हें अपनी डिग्री देने का अधिकार दिया है। बिल्कुल, आप इन्हें कृषि विज्ञान के आईआईटीज की तरह समझ सकती हैं। हमारे पास ऐसे 5 शिखर संस्थान हैं। 5? ओके, तो सबसे बड़ा नाम IARI? हाँ, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो नई दिल्ली के पूसा में है। फिर पशु चिकित्सा के लिए है IVRI, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये इज्जतनगर उत्तर प्रदेश में है ना? जी, और दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए करनाल हरियाणा में है NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। फिर मत्स्य पालन की पढ़ाई के लिए मुंबई में साइफ है। और 5वां है AAI, इलाहाबाद एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट, जो अब प्रयागराज में है। अच्छा, तो ये वो जगह हैं जहां कृषि के टॉप वैज्ञानिक और विशेषज्ञ तैयार होते हैं। सही पकड़ा आपने। ठीक है, तो ये तो हुए शिक्षा के केंद्र। अब जरा उन संस्थानों की तरफ चलते हैं जो जमीनी हकीकत, मतलब भारत की अलग अलग भौगोलिक चुनौतियों से लड़ने के लिए बने हैं। हाँ, जैसे द्वीप, रेगिस्तान और पहाड़। मुझे लगता है यहाँ होने वाला काम बहुत अलग किस्म का होता होगा। बिल्कुल अलग। यहाँ लैब से ज्यादा जरूरी होता है मौसम और भूगोल को समझना। जैसे पोर्ट ब्लेयर में है CARI, यानी सेंट्रल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। अच्छा। सोचिए, चारों तरफ समुद्र से घिरी जमीन पर खेती कैसे की जाए, वहां के संसाधनों का इस्तेमाल कैसे हो, ये संस्थान इसी पर काम करता है। यहाँ एक बात ध्यान रखनी होगी, एक और CARI है, सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो पक्षों पे काम करता है। हाँ, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, वो इज्जतनगर में है। और रेगिस्तान के बारे में, वहां तो चुनौतियां और भी ज्यादा होंगी। बहुत ज्यादा। और इसी के लिए जोधपुर राजस्थान में 1959 में CAZRI की स्थापना हुई, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका काम है कम पानी में ज्यादा उपज। बिल्कुल। और रेगिस्तान को फैलने से कैसे रोके, इसी से जुड़े एक और संस्थान बीकानेर में है, CIAH, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर, जो बेर और अनार जैसे शुष्क बागवानी वाले पौधों पर काम करता है। और पहाड़ों के लिए? दूसरी तरफ पहाड़ों की खेती एकदम अलग होती है। सीढ़ीदार खेत, अलग मिट्टी। इस पर रिसर्च के लिए अल्मोड़ा उत्तराखंड में है VPKAS, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। ओके, और एक CRD का भी जिक्र है। हाँ, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, जहां पानी की कमी तो है पर वो रेगिस्तान नहीं है। ये 1985 में हैदराबाद में बना। तो आप देख सकती हैं, हर भूगोल के लिए एक स्पेशलिस्ट मौजूद है। ये तो बहुत दिलचस्प है कि कैसे रिसर्च को सीधे जमीन से जोड़ा गया है। अच्छा, तो हमने जमीन और मौसम की बात कर ली, अब आते हैं फसलों पर। हमारे नोट्स में कुछ संस्थानों को फसल का चैंपियन कहा गया है। हाँ, जैसे कपास, जूट और चावल। और ये देखना भी मजेदार है कि ये संस्थान कहाँ स्थित है। बिल्कुल। कपास के लिए CICR नागपुर में है, जो भारत के कॉटन बेल्ट का कह सकते हैं दिल है। जूट के लिए CRIJF पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में है, जहां देश की ज्यादातर जूट उगती है। और जूट की टेक्नोलॉजी पर काम करने के लिए भी एक संस्थान है, NIRJFT। जी, वो भी पास में ही कलकत्ता में है। ये कोई संयोग नहीं है, ये एक सोची समझी रणनीति थी कि रिसर्च सीधे किसानों तक पहुंचे। और चावल का क्या? वो तो मेरा मतलब है, वो तो पूरे भारत की मुख्य फसल है। हाँ, और चावल का सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर कटक, उड़ीसा में है,
इसका नाम था CRRI, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। था, मतलब अब बदल गया है? बिल्कुल। यहाँ एक बहुत जरूरी अपडेट है जिसे सबको नोट कर लेना चाहिए। इसका नाम अब बदलकर NRI यानी नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया है। अच्छा, NRI। ये छोटे छोटे बदलाव ही अक्सर परीक्षा में नंबर कटवा देते हैं। सही बात है। ठीक है, तो फसल उगा ली, लेकिन आज की खेती बिना इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के तो अधूरी है। हाँ इस मोर्चे पर कौन से संस्थान काम कर रहे हैं? हाँ, तो अब बात आती है टेक्नोलॉजी की। खेती के औजार, ट्रैक्टर और मशीनों पर रिसर्च के लिए भोपाल में है CIAE, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग। और फसल कटने के बाद उसे बचाने के लिए? उस पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी पर काम करता है लुधियाना का CIPH। और अनाज को सुरक्षित स्टोर करने के लिए 1958 में हापुड़ उत्तर प्रदेश में IGSI, इंडियन ग्रेन स्टोरेज इंस्टीट्यूट बनाया गया था। इस लिस्ट में एक नाम IASRI भी है, इंडियन एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका क्या काम है? ISRI का काम बहुत मजेदार है। एक तरह से ये कृषि के डेटा साइंटिस्ट हैं। डेटा साइंटिस्ट? हाँ, ये नई दिल्ली में बैठते हैं और इनका काम है आंकड़े जुटाना और उनका विश्लेषण करना। फसल कितनी होगी, बारिश का क्या असर पड़ेगा, किस योजना से कितना फायदा हुआ, ये सारा हिसाब किताब यही संस्थान करता है। मतलब फसल उगाने से लेकर उसका डेटा बनाने तक हर कदम के लिए एक विशेषज्ञ है। लेकिन अच्छी फसल तो तभी होगी जब बुनियाद मजबूत हो, मतलब मिट्टी और पानी। सही पकड़ा आपने। ये संस्थान पर्दे के पीछे के हीरो हैं। जैसे पंजाब और हरियाणा में जमीन खारी हो रही है, सैलिनिटी की समस्या है। हाँ, ये एक बड़ी समस्या है। तो इस समस्या से निपटने के लिए करनाल में CSSRI काम कर रहा है। मिट्टी और पानी के कटाव को रोकने के लिए देहरादून में CSWCRTI है और मिट्टी की सेहत को पूरी तरह समझने के लिए भोपाल में IIS है। और इसी कैटेगरी में एक CTRI भी है, तंबाकू पर। जी, सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में है। ठीक है। इस लिस्ट में दाल, गन्ना, लाख और सब्जियों जैसे कुछ खास उत्पादों पर काम करने वाले संस्थानों के भी नाम हैं। इनमें से कोई ऐसा है जिस पर BPSC की तैयारी करने वालों को खास ध्यान देना चाहिए? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। देखिए, दालों के लिए कानपुर में IIPR है, सब्जियों के लिए वाराणसी में IIVR और चारे के लिए झांसी में IGFRI है। ये सब महत्वपूर्ण है। और गन्ने पर 2 सेंटर हैं, एक लखनऊ में और एक कोयम्बटूर में। सही। लखनऊ वाला IISR गन्ने की खेती पर काम करता है और कोयम्बटूर वाला SBI, शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, गन्ने की नई किस्में बनाता है। लेकिन BPSC के नजरिए से? BPSC के नजरिए से जिस पर हमें खास ध्यान देना है वो है ILRI, इंडियन लैक रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये रांची, झारखंड में है। अच्छा, बिहार का पड़ोसी राज्य। बिल्कुल, इसी वजह से इस पर सवाल बनने की संभावना हमेशा रहती है। ये तो बहुत काम की जानकारी है। तो हमने खेती-बाड़ी की बात कर ली, अब पशु विज्ञान और मत्स्य पालन पर आते हैं। हाँ, ये भी कृषि का ही एक बड़ा हिस्सा है। इन्हें भी 2 हिस्सों में देख सकते हैं। पहले पशुधन। पक्षियों पर रिसर्च के लिए इज्जतनगर में कारी है, जैसा हमने पहले बात की। हाँ? बकरियों के लिए मथुरा में CIRG है। भेड़ और ऊन के लिए अभिकानगर राजस्थान में CSWRI है और जानवरों के पोषण पर काम करने के लिए बैंगलोर में NIANP है। और मत्स्य पालन यानी फिशरीज की बात करें तो नदियों और तालाबों की मछली के लिए बैरकपुर में CIFRI है। समुद्री मछली और उसकी टेक्नोलॉजी के लिए कोचीन में CIFT है। और इस पूरे सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए हैदराबाद में NFDB भी है। जी, नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक है। हमारे नोट्स में अगला सेक्शन नेशनल ब्यूरोज का है और इनके लिए एक बहुत दिलचस्प उपमा इस्तेमाल की गई है, भारतीय कृषि की लाइब्रेरियां। इसका क्या मतलब है? ये उपमा बिल्कुल सटीक है। ये ब्यूरो एक तरह के जेनेटिक खजाने हैं। इनका काम है भारत की कृषि से जुड़ी हर प्रजाति के जेनेटिक मटेरियल को भविष्य के लिए सहेज कर रखना। 1 मिनट, यहाँ बहुत सारे ब्यूरो हैं, NBPGR, NBAGR, NBAIM। ये तो काफी कंफ्यूजिंग है। क्या ये सब एक ही तरह का काम करते हैं? आपने सही दुविधा पकड़ी। चलिए इसे आसान बनाते हैं। NBPGR को आप भारत का राष्ट्रीय बीज बैंक समझ सकती हैं। बीज बैंक? हाँ, ये हजारों साल पुरानी देसी किस्मों के बीज और जेनेटिक कोड को नई दिल्ली में सुरक्षित रखते हैं। इसी तरह करनाल में बैठा NBAGR जानवरों की देसी नस्लों जैसे गिर गाय के जेनेटिक मटेरियल को बचाता है। अच्छा, तो सबके काम बटे हुए हैं। बिल्कुल। मऊ में NBAIM फायदेमंद कीटाणुओं को बचाता है, तो लखनऊ में NBFGR मछलियों की नस्लों को।
नागपुर में NBSL SUP पूरे देश की मिट्टी का नक्शा बनाता है और बेंगलोर का NBIR कीड़ों मकोड़ों का रिकॉर्ड रखता है। यहाँ भी एक अपडेट है शायद, NBAIR का पुराना नाम। हाँ, इसका पुराना नाम प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल था। तो ये सिर्फ डेटा नहीं है, ये हमारी कृषि की विरासत और भविष्य की सुरक्षा है। तो ये भविष्य के लिए एक जेनेटिक बैंक है। ये तो कमाल की दूरदृष्टि है। चलिए अब भारत से बाहर निकलते हैं और कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों पर नजर डालते हैं। हाँ, क्योंकि कृषि एक वैश्विक विषय है। इसमें सबसे प्रसिद्ध है फिलीपींस का IRRI, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। हरित क्रांति वाला। वही 1960 के दशक में यही वो चमत्कारी चावल की किस्में तैयार हुई थी। इसी तरह मेक्सिको के CMMIT ने गेहूं की उन्नत किस्में दी। और एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान तो भारत में ही है। हाँ, हैदराबाद में ICRISAT, जो 1972 से सूखे इलाकों की फसलों पर काम कर रहा है। ठीक है, अब उस हिस्से पर आते हैं जो मुझे लगता है BPSC के नजरिए से सबसे ज्यादा जरूरी है। वो संस्थान जिनके नाम बदले गए हैं या जिन्हें कहीं और शिफ्ट कर दिया गया है। प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट्स। हाँ, यहाँ से सवाल बनने की संभावना सबसे ज्यादा लगती है। बिल्कुल। इस पर हम थोड़ा रुक कर बात करेंगे। हो ये रहा है कि कई प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट्स को अपग्रेड करके अब इंस्टीट्यूट यानी संस्थान का दर्जा दिया जा रहा है। एक मिनट, यहीं रुकते हैं। लिस्ट में पहला ही नाम है PDWMR, प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑफ वाटर मैनेजमेंट रिसर्च, और इसकी लोकेशन पटना, बिहार दी गई है। ये तो BPSC के लिए हॉट टॉपिक हो गया। एकदम, ये इस पूरी चर्चा का शायद सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है। ये निदेशालय पटना में था और अब इसका नया नाम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर मैनेजमेंट यानी IIWM हो गया है। IIWM, पटना। हाँ, बिहार जैसे राज्य के लिए जहां बाढ़ और सिंचाई दोनों बड़ी चुनौतियां हैं, पानी के प्रबंधन पर एक राष्ट्रीय संस्थान का होना बहुत बड़ी बात है। नाम बदलने का मतलब है कि अब इसके काम का दायरा और महत्व दोनों बढ़ गए हैं। और बाकी के प्रोजेक्ट निदेशालय, उनमें भी ऐसे ही बदलाव हुए हैं। हैदराबाद में जो PDRR मतलब चावल पर काम करने वाला निदेशालय था, वो अब IRR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च बन गया है। IRR हैदराबाद। मक्के पर काम करने वाला PDMR पहले पूसा में था, अब उसे लुधियाना शिफ्ट कर दिया गया है और उसका नाम IMRR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च हो गया है। ओके, तो जगह और नाम दोनों बदले हैं। जी, और गेहूं पर काम करने वाला करनाल का PDWR अब IIWBR है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ली रिसर्च। मतलब अब इसमें जौ, बार्ली को भी जोड़ दिया गया है। ये तो प्रोजेक्ट निदेशालय की बात हुई। क्या भुवनेश्वर में भी कुछ संस्थानों के नाम बदले गए हैं? हाँ, भुवनेश्वर में 2 राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्रों के नाम बदले गए हैं। पहला NRCWT, जो पानी की तकनीक पर काम करता था, अब डायरेक्टरेट ऑफ वाटर टेक्नोलॉजी रिसर्च बन गया है। और दूसरा NRCWAR, जो कृषि में महिलाओं पर रिसर्च करता था, अब डायरेक्टरेट ऑफ वुमेन इन एग्रीकल्चर रिसर्च है। ये छोटे छोटे बदलाव बहुत मायने रखते हैं। अंत में हमारे नोट्स में नीति, वित्त और व्यापार से जुड़े कुछ निकाय भी हैं। इन्हें भी संक्षेप में देख लेते हैं। जरूर, क्योंकि ये पूरे कृषि इकोसिस्टम को चलाते हैं। इसमें सबसे बड़ा नाम है नाबार्ड, जिसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। ये कृषि और ग्रामीण विकास के लिए सबसे बड़ा बैंक है। और NAFED, किसानों को बाजार मुहैया कराने के लिए 1958 में NAFED बना। कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए APEDA है। एक बड़ा वैश्विक बदलाव था जब 1995 में GATT की जगह WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने ले ली। और फसलों की MSP तय करने वाली संस्था CACP भी एक बदला हुआ नाम ही है। बिल्कुल। और हाँ, मौसम की जानकारी देने वाली वैश्विक संस्था WMO का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। वाह, तो ये सिर्फ संस्थानों की एक लिस्ट नहीं थी, ये भारत की कृषि रिसर्च का एक पूरा नक्शा था। फसल की किस्मों से लेकर मिट्टी की सेहत, टेक्नोलॉजी, जेनेटिक बैंक और अब पटना में पानी के प्रबंधन का एक बड़ा संस्थान। ये दिखाता है कि हमारी कृषि कितनी बहुआयामी है। हाँ, और BPSC की तैयारी के लिए इन सभी को उनके स्थान और हाल के बदलावों के साथ याद रखना वाकई बहुत फायदेमंद होगा। बिल्कुल। और इस चर्चा के अंत में एक सवाल छोड़कर जाते हैं। हमने देखा कि इनमें से ज्यादातर संस्थान दशकों पहले स्थापित हुए थे, उस समय की चुनौतियों का सामना करने के लिए। सही कहा। आज हमारे सामने जलवायु परिवर्तन, डिजिटल खेती और जीन एडिटिंग जैसी नई तकनीकें और नई चुनौतियां हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि भविष्य में इन संस्थानों की भूमिका कैसे बदलेगी और क्या हमें इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए किसी बिल्कुल नए तरह के कृषि संस्थानों की जरूरत पड़ेगी।